निबंध कैसे लिखें। आज बिल्कुल बेसिक क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे किसी भी विषय पर, चाहे वो विषय आपका डायनेमिक आ जाए या विषय आपका जो है स्टैटिक आ जाए। डायनेमिक मतलब एक ऐसा विषय जिसे आप पहले कभी नहीं पढ़े हो, उसके बारे में आप किसी भी विषय पर, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ों से वो जुड़ाव ना रखता हो। या स्टैटिक आ जाए जो किसी सब्जेक्ट से जुड़ाव रखता हो और आपने कभी ना कभी उनको पढ़ा हो। तो दोनों भी विषय में जो निबंध लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि ताकि हम अनफ्लो होके एकदम लिखते चले जाएं, घंटों तक लिखते रहें। तो लिख रहे हैं 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 25 पेज, जितना लिखना है। तो निबंध लिखने का सबसे बेसिक तरीका जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्कूल में आजकल प्राइवेट स्कूलों में मैं देख रहा हूँ हेडलाइंस बना के निबंध लिखा जा रहा है। मतलब जैसे कि पहले दे देगा आपका इंट्रो, हेडलाइन बना दिया, उसके बाद उसकी भूमिका, बॉडी, मतलब हेडलाइन बना रहा है एक तरफ से, उसके बाद उसके अंदर लिख रहा है। तो वो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जीएस का, उसको निबंध नहीं कहा जा सकता। निबंध का सीधा सा मतलब है कि आप में फ्लो नहीं टूटना चाहिए, लगातार बहते रहिए पानी की तरह, उसको कहते हैं निबंध। आप लोग हिंदी के किताबों में पढ़े होंगे कि कुछ कहानी होती है, कुछ आत्मकथा होता है, कुछ निबंध होता है। जो निबंध होता है, क्या आप देखे हैं कि वो हेडलाइंस बना के लिखता है? लिखती चीजें हेडलाइन की तरह ही है, एकदम एक बात पूरा हुआ, दूसरी बात शुरू होती, दूसरी बात पूरा हुआ, तीसरी बात शुरू होती, लेकिन एक बात से दूसरे बात का कनेक्शन जरूर रहता है और उसके बाद वो बहते चले जाता है, फिर जाके अंत होता है। तो ये निबंध का तरीका है। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों की मांग पूरी करने में थोड़ी सी देर हो गई, बहुत सारा व्यस्तता रहता है, इसीलिए मैं पहले क्लास नहीं दे पाया, लेकिन खैर अब मैं दे रहा हूँ। सॉरी लेट होने के लिए क्लास। अब देखिए निबंध को 3 भागों में बांटिए। पहले आप जानते हैं कि पहले आपको लिखना है भूमिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रो, ठीक। उसके बाद आप लिखते हैं मेन बॉडी और उसके बाद लिखते हैं आप कंक्लूजन, ठीक। इतना तो सबको पता है। अब देखिए इंट्रो जो होता है ना, वो सिर्फ एक पैराग्राफ का होता है, क्योंकि अगर आप 2 पैराग्राफ का इंट्रो लिख रहे हैं तो पहला पैराग्राफ ही इंट्रो माना जाएगा, दूसरा वाला आपका बॉडी का हिस्सा माना जाएगा। कंक्लूजन जो होता है वो भी एक ही पैराग्राफ का होता है। अगर आप 2-3 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ कंक्लूजन माना जाएगा, बाकी जो है आपका क्या होगा कि बॉडी का हिस्सा माना जाएगा। तो बॉडी में क्या है कि आप जितने चाहे पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। तो आप अच्छा दिखे इसके लिए 7-8 लाइन से ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना है। तो मैं एक विषय लूंगा, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाऊंगा, तो उस पर हम निबंध लिखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे लिखेंगे। लिखूंगा नहीं पूरा, पहले बता देता हूं, ठीक है। तो मैंने एक विषय उठाई, बहुत ही डायनेमिक सा विषय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध लिखना है। क्या लिखना है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निबंध, स्वतंत्रता, ठीक। तो देखिए, और एक और विषय हम लोग ले लेते हैं, प्रदूषण पर निबंध। दोनों को साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि निबंध चाहे किसी भी विषय पर आए तो हम लोग लिखना कैसे है हम लोगों को। तो हम लोग बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहला जो काम करना है, आपको बता देना है कि ये चीज क्या है, आप इस विषय को समझे कि नहीं समझे। तो अभिव्यक्ति मतलब होता है मन की भावना को व्यक्त करना, मन की भावना को व्यक्त करना, ठीक। इंट्रोडक्शन में वही चीज बताएंगे जो कि उसकी चीज है, थीम है, वो इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि नहीं भाई हम समझ गए आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक। तो अभिव्यक्ति याद समझिए कि इंट्रोडक्शन परिभाषा होता है, या इंट्रोडक्शन किसी व्यक्ति का कथन हो सकता है, ठीक। 2 तरह से मैं अभी शुरू करके दिखाऊंगा। मन की भावना कहलाती है, भावना को व्यक्त करना कहलाता है अभिव्यक्ति, ठीक। और स्वतंत्रता का मतलब आप समझते ही हैं कि स्वच्छंद रूप से, आजाद रूप से, बिना किसी भय का मतलब व्यक्त करना। तो अगर पूरे लाइन को अगर देखें तो जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, निबंध का मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि, लिख सकते हैं, लेकिन अगर निबंध है तो ऐसे लिखेंगे कि जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इससे हमारा अर्थ, इससे हमारा तात्पर्य होता है कि जब कोई मनुष्य अपने मन की भावनाओं को बिना किसी भय से, बिना किसी दबाव के खुलकर व्यक्त कर सके, उसे हम लोग कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पूर्णतः बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी व्यक्ति के लालच में आए, लबाव में आए, डर में आए, अगर अपने मन की बातों को कह पा रहा है, दूसरों के सामने बता पा रहा है, तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये एक तरीका है क्या कि
इंट्रोडक्शन यानी डिफिनेशन के अनुसार डिफिनेशन देके। दूसरा तरीका क्या है इंट्रोडक्शन शुरू करने का, कि आप चाहें तो कुछ अलग सा बना के, तो अलग सा बना के जैसे क्या, कि एक तरीका ये हो सकता है कि या वो देश, वो समाज, वह देश या वह समाज, वो राज्य में व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं हो सकता जहां समाज में व्यक्ति को बोलने या अपने मन के भावना को दूसरे को बताने की आजादी नहीं हो। उस समाज में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता, या वह स्वतंत्रता किसी काम की नहीं जिस समाज में लोगों को स्वतंत्रता से बोलने, अपनी बात को रखने और अपनी इच्छा अनुसार जीने की आजादी नहीं होती है। तो ये एक तरीका है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, आप क्या करेंगे, इंट्रो देने का। तो इंट्रो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि बॉडी जो एक लंबा करना होता है, लिखते चलेंगे 4 पेज, कैसे करेंगे। तो आप देखिए जितने शब्द है ना, उस शब्द के अलग अलग हिस्से निकालिए। अभिव्यक्ति का सीधा सा मतलब है बताना, ठीक। तो बताने का क्या क्या तरीका है, तो बताने का तरीका है आप क्या करेंगे, इशारे से बताएंगे किसी को, क्या करेंगे, इशारा से बताएंगे। फिर बताने का क्या तरीका है, लिख कर बताएंगे आप, ठीक। फिर क्या करेंगे, आप बोल कर बताएंगे, ठीक। उसके बाद और भी क्या तरीका है कि आप अन्य माध्यमों से, जैसे आप गाकर बताएंगे किसी को, ठीक, गाकर बताएंगे। नृत्य के द्वारा अपने भाव भंगिमा से बताएंगे कि भाई क्या है। नृत्य द्वारा आप आंख मार लिए तो पता है सामने कुछ है, ठीक। राहत इंदौरी साहब की बहुत अच्छी सी शेर है, हिंदी की क्लास है इसलिए सुना रहा हूं, कि बात जो कुछ हो दिल में थोड़ा सा बता भी देना, हाथ जब भी मिलाना थोड़ा सा दवा देना। तो इसी तरह का है, मैं भूल रहा हूँ, वह शायर नहीं हूँ, ठीक है। तो बताने की बात करते हैं। तो अब देखिए, अब अभिव्यक्ति के इतने सारे तरीके हैं, तो आपको लिखना है कि प्राचीन काल में जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोग अपनी मन की भावनाओं को पता नहीं कैसे व्यक्त करते हैं, लेकिन शायद वे इशारा में व्यक्त करते होंगे। आज के भी जमाने में प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए हिंदी लिख रहे हैं, लिख सकते हैं आप, जितना प्रेम में डूब सकते हैं हिंदी में, नफरत ना दिखे तो अच्छा है, ठीक। तो आज भी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए इशारा की भाषा ही सबसे मजबूत भाषा मानी जाती है। आज एक दूध मुही बच्ची जो बोल नहीं सकता, अभी बोलना नहीं सीखा, तो वो रोकर अपने इशारा के माध्यम से अपनी माँ को बता देता है कि वो भूखी है या भूखा है। ये सारी तरीका है। उसके बाद जब भाषा का आविष्कार हुआ, लोग बोलकर बताते, ये सबसे सरल माध्यम है खुलकर बोलना। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो व्यक्ति बोलकर नहीं बता सकते वो लिखकर बताते हैं, और जिसके पास बोलकर और लिखकर बोलने वाले नहीं है तो स्टेटस पे बताते हैं, तब भी नहीं समझे तो मूर्ख कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। तो अब उसके बाद फिर बोलेंगे अभिव्यक्ति का एक रूप कला भी है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अभिव्यक्ति का एक रूप कला भी है। जितने जुड़ सकते हैं, जितने डायमेंशन खोल सकते हैं आप, अभिव्यक्ति का एक रूप कला। अब कला के विविध रूप, गाकर, नृत्य करके, उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, पेंटिंग के द्वारा। अब सोचिए किस किस तरीके से लोगों को अपनी चीजें बता सकते हैं, ठीक। अब आते हैं स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का लाभ बता देंगे, स्वतंत्रता की हानि बता देंगे। यह हो सकता है ना कि स्वतंत्रता की लाभ क्या क्या है। अब स्वतंत्रता से हानि भी होती है, कैसे। अब मान लीजिए आपके पास स्वतंत्रता है कि आप अपने मन के भाव को बोल सकते हैं, लेकिन आप मन के भाव में कुछ ऐसा बोल दिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मंदिर मस्जिद बोल दिए, मंदिर बोले मस्जिद को बुरा लग गया, मस्जिद बोले मंदिर बुरा लग गया, तो ये क्या है, स्वतंत्रता की हानि है। तो स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना भी जरूरी है, ये बता सकते हैं आप। लाभ बता सकते हैं कि अगर मनुष्य स्वतंत्र ना हो तो अपनी पूर्ण विकास नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक। अपनी व्यक्तित्व का पूरा निर्माण नहीं हो सकती। उसके बाद हानि में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सीख गए होंगे। स्वतंत्रता के तरीके बता सकते हैं, कैसी कैसी स्वतंत्रता है। अगर आपके पास थोड़ा सा और नॉलेज है तो आपके संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। बोलने की, घूमने की, बातें करने की, निवास करने की, ये सब स्वतंत्रता के प्रकार है, ठीक। उसके बाद अब इन दोनों को मिलाकर कुछ चीजें बतानी है, ठीक। तो अब आप समझ रहे हैं, इसका इतिहास पे चले जाइएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कभी क्या हुई। तो अब एक लाइन ये बना सकते हैं कि जैसे कि जब गुलामों का युग था, इंसान को गुलाम बनाकर रखी जाती थी, सामंत व्यवस्था था, तो क्या रहा होगा स्थिति। दुख को बताने का प्रयास करो, क्या क्या स्थिति रहा होगा। आजाद हुई देश, क्या हुआ, अब क्या बदलाव हुए, ये सारी चीजें आ सकती है ना, ये सब आ सकता है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी कि कितने सारे डायमेंशन आप खोल सकते हैं एक भी लेख में।
अब आपको ऑल क्लियर करने के लिए प्रदूषण पर बात करते हैं। सबसे पहले तो या तो प्रदूषण का डिफिनेशन दे देंगे कि किसी भी स्वच्छ चीज में अवांछित चीजों का मिलना, किसी भी चीजों की गुणवत्ता में गिरावट होना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण के प्रकार आप व्याख्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर करके हेडलाइन नहीं बनाएंगे। अब क्या लिख सकते हैं? जब प्रदूषण नहीं था, जनसंख्या कम थी। देखो ये डायमेंशन सोच सकते हो ना कि जब जनसंख्या कम थी, विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, विज्ञान बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति थी पृथ्वी का? तो बीमारियां कितना कम होता था। प्रदूषण कम थी तो बीमारियां कितना कम होता था, लोग कितने स्वतंत्र थे, स्वस्थ थे। एग्जाम्पल देना है, लेख है, आप लिख सकते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि उनके पापा जी 1.5 कुंटल वजन लेके सर पे चलते थे, अभी के इंसानों को जो है 25 किलो उठाने में दर्द होने लगता। ये लेख में आप लिख सकते हैं, कहानियां हैं, आप अपनी मन के भावनाओं को जितना खुल सकते हैं। अब प्रदूषण हो गया तो क्या हो गया, इसके लाभ हानि क्या है? वायु प्रदूषण बताएंगे क्यों क्यों हो रहे हैं, इसके नुकसान क्या क्या है, रोकने का क्या क्या उपाय है। तो ये है आपके लेख लिखने का तरीका। और कंक्लूड कैसे करेंगे? अगर कंक्लूड करने के लिए सुन लीजिए थोड़ा सा, अगर आपका लेख नेगेटिव विषय पर है, जैसे प्रदूषण वगैरह सब है, तो आप कुछ सुझाव देकर कंक्लूड करेंगे कि अगर बढ़ती जनसंख्या को रोक लिया जाए, नियंत्रित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, तो इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है और हमारा भविष्य सुखमय हो सकता है। अगर आप किसी अच्छे टॉपिक पे लिख रहे हैं तो एकागो महापुरुष के बारे में वो लिख दीजिए कि महात्मा गांधी ने कहा था, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मतलब आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है कि अगर आदमी अपनी मन के भाव को व्यक्त ही नहीं कर सकता तो फिर आदमी कहाँ, वो मनुष्य पशु है। अब किसी भी एक महापुरुष का नाम ले लो और लिख दो अपने मन से बनाकर, कभी ना कभी तो कहवे क्या होगा। अब एग्जामिनर को थोड़े उसका सारा कथन मालूम कि वो कहा था कि नहीं कहा था। इस तरह से एंड कर सकते हैं, ठीक, या कोई अच्छी सी डायलॉग लिखकर एंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका निबंध का कुछ ये। अगर आपको इससे संतोष नहीं हो रहा है तो प्लीज खुलकर बताएं, ताकि मैं एक क्लास और देने का प्रयास करूंगा शाम को आज, ठीक है, क्योंकि क्लास एग्जाम तो कल है।